12वीं क्लास की फिजिक्स के अंतर्गत जिस आपका जो पहली यूनिट है वैद्युत का भी जो फर्स्ट पार्ट है, इससे वैद्युत आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वैद्युत जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है स्थिर वैद्युत और जो दूसरा पार्ट है विद्युत गतिकी। स्थिर वैद्युत मीन्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, वैसे ही इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्थिर वैद्युत में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स आवेश, चार्ज। और जो सेकंड पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की मीनिंग होती है रेस्ट, और रेस्ट मतलब स्थिर। यानी स्थिर वैद्युत के इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, आवेश को स्थिर मानकर भौतिकी से संबंधित जो विभिन्न अभिघटनाएं हैं, विभिन्न फेनोमेना हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो स्थिर वैद्युत हुआ उसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार से दे सकते हैं। स्थिर वैद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आवेश को स्थिर मानकर भौतिकी से संबंधित विभिन्न अभिघटनाओं का, विभिन्न फेनोमेना का, जैसे स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, इसके अलावा भी और भी पार्ट है जो हम बाद में देखेंगे, का हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट आप लोगों को लिखे हैं। स्थिर वैद्युत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आवेश को स्थिर मानकर भौतिकी की विभिन्न अभिघटनाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो बेसिक चीज आ गई आवेश, यहाँ पर जो बेसिक चीज हमारे पास कौन है, आवेश। तो आवेश है क्या चीज है ना, उसके लिए हम एक घटना को आपको याद दिलाते हैं। आपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपने व्यवहार में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखा होगा, बहुत सारी घटनाओं को आपने समझा होगा। तो उसमें जो एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि यदि आप क्या करें कि एक कंगा लें, कंगा तो समझते हैं सबके घरों में कंगा है, और उसे हम क्या करें, अपने सूखे बाल से उसे आप क्या करें, रगड़ें, और उस कंगे को आप कहाँ ले जाते हैं, मान लो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास यदि आप ले जाकर उसे कंगे को लाते हैं, तो आपने क्या देखा, वो जो कागज के जो बारीक बारीक टुकड़े थे वो क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। इसके पहले क्या वो कागज का टुकड़ा कंगे की तरफ आकर्षित हो रहा था? नहीं। इससे क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है, इससे कौन सी बात समझ में आ रही है, इससे यही बात समझ में आती है कि जैसे ही हमने क्या किया, कंगे को सूखे बाल से रगड़ा, वह कंगे, वो जो कंगा है वह क्या हो चुका, आवेशित हो गया, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। हम ये कहेंगे कि वह जो कंगा है वह कैसा हो गया, विद्युन्मय हो गया, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। बात सबको समझ में आ गई। और यह आवेश उस कंगे पर कैसा है, स्थिर है, और इससे संबंधित जो बातें हैं आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने एक छोटी सी बात आप लोगों को बताई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई भौतिक राशि हमारे सामने आती है तो उस भौतिक राशि से संबंधित जो विभिन्न बातें हैं उनको हमें अपनी जानकारी में लेना होता है। जैसे आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, उसका यूनिट सूत्र क्या है, उसका मात्रक क्या है, आदि आदि। तो विद्युत आवेश क्या है, सबसे पहले तो विद्युत आवेश को हमने क्या माना, एक भौतिक राशि माना, और उस विद्युत आवेश को प्राप्त कर लेने से वह पदार्थ कैसा हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता जाग जाती है। ठीक है, तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके
उत्पन्न होने से, जिसके पा लेने से वह पदार्थ कैसे हो जाता है, विद्युतीय अवस्था, विद्युतीय गुणों का विद्युतीय अवस्था को प्राप्त कर देता है, विद्युतीय गुणों का क्या करने लगता है, वो प्रदर्शन करने लगता है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? मान लो कि हमें नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने देखा है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे टी। इट मींस Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये जो आवेश है इसको हम कौन सी राशि कहेंगे? 11वीं क्लास में हमने देखा था, राशियां दो प्रकार की होती है फिजिक्स में हमने देखा। एक राशि कौन? एक राशि मूल राशि, दूसरी राशि व्युत्पन्न राशि। हम आपसे पूछते हैं आवेश कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये दो मूल राशियां कौन कौन? एक तो विद्युत धारा और दूसरा कौन? समय। दो मूल राशियों से मिलकर वो बनी है, ठीक है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र होगा उसके लिए आप क्या करेंगे? Q का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? Q का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? I का विमीय सूत्र, चूंकि धारा है और धारा का जो विमीय सूत्र है क्या है? संकेत क्या है? A फॉर एम्पियर, और दूसरा पार्ट कौन है? टाइम फॉर, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? T। आप चाहो तो AT से भी दर्शा सकते हैं, या फिर इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? जैसे M का यूज हुआ नहीं तो क्या लगाएंगे? 0। L का यूज हुआ नहीं तो क्या लगाएंगे? 0। T का यूज हुआ तो T और साथ ही साथ A। इस तरह से हमने आवेश का भी विमीय सूत्र आपके सामने लिखा। समझ में आ गया? कैसी राशि है बता ही दिया, विमीय सूत्र भी हमने बता ही दिया। इसका जो मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होगा? वैसे तो आवेश का जो मात्रक है क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो मात्रक है, कौन सा मात्रक है? ये एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक कौन? कूलम। आप चाहें इसे आप क्या लिख सकते हैं? I फॉर एम्पियर और T फॉर सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड ही लिखा जा सकता है। लेकिन आप कौन सा मात्रक याद रखेंगे? कूलम। समझ में आ गया? एसआई मात्रक कौन? कूलम। इसी का जो सीजीएस मात्रक है, आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, उसे हम लोग, उसका नाम क्या है? वो है कूलम। डिटेल में हम लोग और बाद में चर्चा करेंगे। चलिए हम तो आगे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का प्रकार। ज्यादा कुछ इसमें बताने की आपको जरूरत नहीं होना चाहिए, सभी जानते हैं। काफी पहले से हम लोग आवेश के प्रकार को पढ़ते आ रहे हैं, आवेश को पढ़ते आ रहे हैं, आवेश के बारे में जानते चले जा रहे हैं, है ना। तो आवेश को हम लोगों ने मूल रूप में कितने प्रकार में बांटा? आवेश को हम लोगों ने दो प्रकार में बांटा। तो आवेश का पहला प्रकार धनावेश, आवेश का दूसरा प्रकार ऋणावेश। ये जो आवेश का जो प्रकार हुआ उसमें जो हमने जो नामकरण किया है, ये किसने किया है? ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट का नाम बताना चाहेंगे? वो है अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो यही उनके नामकरण, इन्होंने ही आवेश का नामकरण किया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं बाद में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमने कहा आवेश का पहला प्रकार धनावेश, आवेश का दूसरा प्रकार ऋणावेश। तो बेटा धनावेश क्या होते हैं? जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम लोग कहते हैं धनावेश। समझ में आ गया शब्दों को? एक पदार्थ कौन? कांच की छड़, दूसरा पदार्थ कौन? रेशम का कपड़ा। और जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम लोग कहते हैं धन आवेश। बिल्कुल इसी प्रकार से ऋणावेश की भी एक परिभाषा है ऋणावेश की।
पूर्णावेश की जो दूसरी परिभाषा है वो कौन सी है? यदि हम एक एबोनाइट की छड़ लें और उस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। समझना, कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम लोग कहेंगे धन आवेश। एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम लोग कहेंगे ऋण आवेश। राइट? ये अभी हमने देखा आवेश एक प्रकार। अब हम इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें जो हमें प्रयोग के दौरान प्राप्त हुई हैं। कुछ जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं कि सजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? एक जैसे आवेश है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रेपल करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा आकर्षित करते हैं। ये ध्यान रखने की चीजें। चलिए, अब हम जो कोई पदार्थ आवेशित होता है तो वह पदार्थ आवेशित क्यों होता है, इसके संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं हम लोग। एक सिद्धांत हम लोग समझ रहे हैं और सिद्धांत को हम लोग किस सिद्धांत से जानेंगे? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या जान रहे हैं? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझने के पहले हम कुछ जरूरी बात को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक पदार्थ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। राइट? प्रत्येक अणु किनसे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। राइट? परमाणुओं के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु में एक धनावेशी भाग नाभिक होता है। उस नाभिक में एक धनावेशित प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ प्रोटॉन के साथ ही साथ कुछ न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है जो कि बहुत ही हल्के होते हैं इनकी तुलना में, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन नाभिकों के इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? स्वतंत्र कक्षाओं में, अपनी स्थायी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के पास वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके बीच की दूरी नाभिक से क्रमशः क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आपको मालूम है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कि सोडियम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि सोडियम के नाभिक में 10 प्रोटॉन होते हैं। राइट? और 11 में मुझे केमिस्ट्री बहुत कम आती है, फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो हम आवेश की उत्पत्ति के संबंध में आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि कोई पदार्थ आवेशित होता है तो कैसे होता है? हमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ना होता है। ऐसा करने से एक पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतीय रूप से वहां क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो आइए ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किसी पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वह पदार्थ, कोई भी पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है? जैसे कि आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अणु जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं? नाभिक में जो है बताइए, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो है एक धनावेशित कण होता है। इसके अलावा नाभिक में ही एक विद्युतीय रूप से उदासीन एक और कण पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं।
समझ में आया? यदि हम आपसे पूछें कि नाभिक कैसा आवेश है, नाभिक में किस प्रकार का आवेश है, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, हम कहेंगे कि नाभिक जो है विद्युतीय रूप से धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों के हमने अलग अलग नामकरण संस्कार किए हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक के, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक से आकर्षण बल से पूर्ण रूप से बने होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को आप वहां से हटाना चाहोगे तो आप उन इलेक्ट्रॉनों को नहीं हटा सकते। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने कौन सा इलेक्ट्रॉन नाम दिया, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। बॉन्डेड मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन। सबसे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करें। सबसे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? सबसे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे कम आकर्षण बल से बंधा हुआ होगा। उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस परमाणु से अलग कर सकते हैं। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम हम से दे सकते हैं। सबको समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार की होती है? इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है, परमाणु में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कितने भागों में हमने बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किस कौन से पार्टिकल को हम आसानी से हटा सकते हैं, मुझे आप लोगों को बताना होगा। क्या हम नाभिक के प्रोटॉन को हटा सकते हैं क्या? नाभिक के न्यूट्रॉन को हम लोग हटा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत भारी होते हैं और इसलिए इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम परमाणु से अलग नहीं कर सकते। अब रही बात इलेक्ट्रॉनों की, तो इन इलेक्ट्रॉनों को भी हम लोग जो है नाभिक से अलग नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि ये नाभिक से बहुत ज्यादा आकर्षण बल से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग परमाणु से हटा सकते हैं जो कि उस परमाणु की अंतिम कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आता है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, दो पदार्थ लेते हैं। मान लो एक पदार्थ है हमारे पास, उसका नाम दे दें ए, और दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं बी। निश्चित रूप से इन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ ऐसा होगा जिसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति होती है। और जो दूसरा जो पदार्थ होगा सपोज की बी, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जब हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो क्या हो, सोचिए। ये जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन के नाम दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, घर्षण के कारण से कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ऊर्जा को ग्रहण करने से उसकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वह इसके सतह को छोड़कर कहां पहुंच जाता है, दूसरे पदार्थ में पहुंच जाता है। इस तरह से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा हो, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, रगड़ते जाए, ऊर्जा बढ़ाते चले जाए तो और अधिक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचते चले जाएंगे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, पदार्थ ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। निश्चित रूप से पदार्थ ए में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी थी, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। तो पदार्थ ए में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पदार्थ ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और पदार्थ बी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि पदार्थ बी विद्युतीय रूप से ऋणावेशित हो जाएगा और पदार्थ ए विद्युतीय रूप से धनावेशित हो जाएगा। सबको समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं। यदि हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करें कि Cu++ केमिस्ट्री का एक मूलक है Cu++, है ना, तो इस Cu++ में कौन सा आवेश है, यानी कि उस आवेश की प्रकृति क्या है,
और उस पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले तो चलिए हम उसकी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करें। Cu++ में जो आवेश की प्रकृति है वो कौन सी प्रकृति है? धनावेश की प्रकृति है। उसका क्या कारण है आपने बताइए। Cu++ एक एटम जो है वो Cu++ के रूप में कन्वर्ट कब होगा? जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। सबको समझ में आया? और फलस्वरूप वह क्या हो जाएगा बताइए। इसमें जो आवेश की जो प्रकृति होगी वह क्या होगा? आवेश की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? धनावेश की प्रकृति होगी। और उस पर कितना धनावेश होगा? उस पर जो धनावेश होगा वह कितना धनावेश होगा? सबसे पहले तो पॉजिटिव आवेश होगा। और चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन इस कॉपर से बाहर निकले हैं? इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकले हैं? वहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो उस पर जो आवेश की मात्रा कितनी होगी? उसमें मल्टीप्लाई बाई हमें क्या करना होगा? 2 करना पड़ेगा। और इस प्रकार से इस पर आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3.2 × 10⁻19 कूलम। सबको समझ में आ गया? तो कोई एटम या कोई पदार्थ चार्ज कब होता है? या तो इलेक्ट्रॉन के उसमें प्रवेश करने से, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए जाने से, अथवा उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से। बड़ी परीक्षा में पूछता है कि जब Cu++ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी कि Cu++ हमने तैयार किया, तो उसके द्रव्यमान में, उसके मास में क्या फर्क पड़ा? क्या उसका मास बढ़ेगा? क्या उसका मास घटेगा? सोच कर बताइए। Cu++ या कोई पदार्थ है, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होगा? वो धनावेश होगा। तो उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, वो बढ़ेगा अथवा घटेगा? क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो किसी चीज से, कोई पदार्थ से कोई चीज बाहर निकल जाए तो क्या होगा? हल्का होगा, पर बहुत ही थोड़ा सा हल्का होगा। स्लाइटली उसका जो मास है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, बहुत कम मात्रा में उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। तो ये बात हमने आप लोगों को बताई। घर्षण से संबंधित, घर्षण विद्युत से संबंधित कुछ उदाहरण आप लोगों को और बताया था मैंने, है ना? आप लोग जानते होंगे ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे एक घटना तो अभी मैंने बताया था, है ना? कांच की छड़ में हमने क्या किया? रेशम के कपड़े से रगड़े। रेशम के कपड़े से रगड़ने से कांच की छड़ में क्या उत्पन्न हो गया? एवलाइट की छड़ में क्या हुआ था? और भी कोई एग्जाम्पल आपके सामने बताइए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ठंड के दिनों में हम लोग स्वेटर उतारते हैं और उसे साफ करते हैं, हमें कुछ ध्वनि सुनाई देती है, चट चट की ध्वनि हमें सुनाई देती है। ये चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? क्योंकि घर्षण के कारण से वह क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा वायुयान के जो टायर है ना? वायुयान जब उतरता है जमीन पर, रनवे पर जब वो दौड़ता है, तो रनवे और यानी कि सड़क और टायर के बीच क्या होता है? घर्षण होता है। और घर्षण के फलस्वरूप, है ना, उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो आवेश उत्पन्न हुआ, जो विद्युत उत्पन्न हुआ, उस विद्युत को हमने कौन सा नाम दिया? घर्षण विद्युत का नाम दिया। चलिए अब हम आवेशीकरण की, जैसे आपको हमने बता दिया आवेश के वैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण के संबंध में जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? सोचिए। चलिए आवेश का क्वांटीकरण, इसको मिटा दें। चलिए अब हम आवेश के गुण से संबंधित एक सिद्धांत और है, जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या देखा? कि जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या होता है? एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में पहुंचते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए से पदार्थ बी में पहुंचे? 2 इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए से पदार्थ बी में पहुंचे।
यदि एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंचता तो पदार्थ में कितना आवेश होता? यदि एक इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए से जाता तो पदार्थ ए पर कितना आवेश होता? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का किंतु धनावेश होता और पदार्थ बी में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का किंतु ऋणावेश होता। यदि दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते तो क्या होता? पदार्थ ए में दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश होता और पदार्थ बी में दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का ऋणावेश होता। और इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए से पदार्थ बी में पहुंचते चले जाएंगे उतना ही पदार्थ ए में धनावेश उत्पन्न होगा और उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। मान लो कि पदार्थ ए से पदार्थ बी में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं? सपोज कि n इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना आवेश ले जाता है? E आवेश ले जाता है। जब n इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए से पदार्थ बी में पहुंचते हैं तो कितना आवेश ले जाएगा अपने साथ? n इंटू E आवेश ले जाएगा। तो पदार्थ बी पर आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? n इंटू E। किंतु वो कैसा आवेश होगा? नेगेटिव आवेश होगा। और पदार्थ में कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव आवेश होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? यदि चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वह ऋणावेशित हो, उस आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। समझ में आया सबको? किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। समझ में आया? अर्थात Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस n इंटू E। n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू या तो 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2, 3 और इस तरह से एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। सबको समझ में आया? यही क्या कहलाता है? क्वांटीकरण का सिद्धांत है। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का जो मैथमेटिकल जो पार्ट है, मैथमेटिकल प्रूफ है, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं? Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लें। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात उसे मैथमेटिकल रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E। राइट। सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ये तो पहला हुआ कौन सा सिद्धांत? क्वांटीकरण सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है उसे हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? सोच के देखो। मान लीजिए कोई निकाय कैसा है, कोई पदार्थ कैसा है? आइसोलेट स्थिति में है, विलगित अवस्था में है, तो उस पर जो आवेश की कुल मात्रा होगी वह कैसी होगी? उस पर जो आवेश की कुल मात्रा होगी वह नियत होगी। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के आधार पर हम कौन सी बात कह सकते हैं? आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश कैसा होता है? नियत होता है। किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश कैसा होगा? नियत होगा। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पर कोई धनावेश है, उस पर कोई ऋणावेश है, तो उस पदार्थ में जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों का, चाहे वो धनावेश हो अथवा ऋणावेश हो, उनका जो बीजीय योग होता है वह कैसा होता है? नियत होगा। हमेशा कैसे होगा? नियत होगा। या और भी सिंपल शब्दों में यदि हम समझना चाहेंगे तो किस तरह से समझेंगे? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस रिएक्शन है। न्यूक्लियस रिएक्शन के अंतर्गत रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव क्षय का ही हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत मान लीजिए एक रिएक्शन है 92U238 और इसका डीके होता है थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90। 234 प्लस
2He4, यानी कि जब यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण बाहर निकलता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? थोरियम में कन्वर्ट होता है। समझ में है? तो ये जो थोरियम है, ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, अल्फा कण का डिके हो रहा है, अल्फा कण क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। मीन्स क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियस रिएक्शन है। समझ में है? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम आवेश के संरक्षण को समझना चाह रहे हैं। आप देख रहे हो कि यूरेनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92 इलेक्ट्रॉन है। कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी? 92 इंटू ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। हम 92 ई लिख देते हैं, ठीक है। डीके के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है थोरियम में। अल्फा कण में कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का उसमें चार्ज है। समझ में आया? इस प्रकार से आप देखते हैं कि न्यूक्लियस रिएक्शन जो हुआ, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज कितना था? 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज था। और रिएक्शन के बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज कितना हो गया? 90E प्लस 2E इज इक्वल टू कितना आ गया? 92E आ गया। मीन्स हम यहाँ कहेंगे कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आवेश का क्या हुआ? संरक्षण हुआ। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आवेश की, इसे हम लोग कहते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता मतलब जिस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल क्वांटिटीज को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ही हम लोग क्या करेंगे, आवेश को जोड़ते हैं। और बिल्कुल सारे बीजगणित के नियम जो है आवेश को जोड़ने घटाने में काम आते हैं। योज्यता मतलब जोड़ना। समझ में आ गया? मान लीजिए 2 पदार्थ है ना, एक पदार्थ में कितना आवेश है? 5 कूलम का आवेश है। दूसरे पदार्थ में कितना आवेश है? 3 कूलम का आवेश है। और उसे हमने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। तो कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? +5 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू +8 कूलम। मान लीजिए एक चालक पर 5 कूलम का चार्ज है, दूसरे चालक पर -3 कूलम का चार्ज है, और उसे हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो क्या होगा? +5 प्लस -3 इज इक्वल टू +2 कूलम। समझ में आ गया? एक्चुअली किया क्या है हमने? 5 कूलम में से 3 कूलम के आवेश को हमने घटा दिया। तो ये जो गुण है चार्ज के संबंध में, आवेश की योज्यता के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो तीसरा गुण भी सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब यहां से वास्तव में आपकी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को समझाइए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में यह जो क्वेश्चन है आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युत संबंधी कूलॉम के नियम को लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कूलॉम का नियम, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी 2 आवेश यदि सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं, है ना। उनके बीच क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन अथवा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इट मीन्स उसका अपना परिमाण भी होनी चाहिए, उसकी अपनी दिशा भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फोर्स को परिमाणात्मक रूप में ही फोर्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। और फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, इसके संबंध में
एक नियम हमारे पास है और उस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युतीय आकर्षण अथवा विद्युतीय प्रतिकर्षण बल का मान जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए, कूलाम का नियम है क्या? मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। बिंदु आवेश के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिसमें बार बार हम लोग बिंदु आवेश कहते रहते हैं। ये बिंदु आवेश है क्या? सोचकर देखिए। बिंदु मतलब बिंदु, यानी कि जहां पर संपूर्ण आवेश को क्या कर दिया जाए? एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। पर कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सपोज कि एक गोला है और गोले को जब हम लोग आवेश देते हैं, मान लो एक चालक है और चालक की गोला को हम लोग आवेश देते हैं, तो यह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस परिस्थिति में भी पृष्ठ पर स्थित संपूर्ण आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं? उस गोले के केंद्र पर किसके जैसे मान सकते हैं? बिंदु आवेश के जैसे, बिंदु आवेश के सदृश हम उसे मान सकते हैं। तो बिंदु आवेश की मीनिंग समझ में आ गई। मान लीजिए एक आवेश कहां पर हो? गोले पर भी है, एक समान रूप से वितरित भी है, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित भी है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तब भी हम लोग जो है उस आवेश को कहां पर केंद्रित मान सकते हैं? गोले के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। उस आवेश को हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को? तो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर कितनी दूरी पर हैं? परस्पर r दूरी पर है। तो कूलाम कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है? वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम इन्हीं बातों को किस रूप में लिखें? सम्मिलित रूप में लिखते हैं। सम्मिलित रूप में लिखने पर किस तरह से लिख सकते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। जैसा कि मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, दो समानुपाती राशियों को हमें क्या करना है? बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और सपोज कि वो कांस्टेंट क्या है? स्मॉल के। तो F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है, एक तो निर्भर करती है उन बिंदु आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है। ठीक है, तो K की वैल्यू किस किस बात पर निर्भर करेगी? उन बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर, और साथ ही साथ हम कौन सा सिस्टम, कौन सी पद्धति, यानी कि मापन की पद्धति, कौन सी मापन की पद्धति यूज कर रहे हैं, उस पर भी वो निर्भर करता है। तो बताइए K का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा? दोनों बिंदु आवेशों के बीच में उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर, और दूसरा मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा K की वैल्यू। सबको समझ में आया? तो चलिए इन्हीं बात को ध्यान में रख करके हम ये जो समीकरण आया है हमारे पास में, गणितीय रूप आया है कूलाम के नियम का, हम इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके इस नियम का, इस फार्मूले को हम विभिन्न रूपों में दर्शाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पद्धति को लेकर के आगे बढ़े। सबसे पहले मैं CGS पद्धति का यूज कर रहा हूं। दूसरी पद्धति जो समांतर पर यूज करते हैं हम लोग, कौन सी पद्धति है? वो है SI पद्धति। ठीक है, फिर हमने दूसरी बात कही, दोनों बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम पर ध्यान दीजिए।
माध्यम के रूप में सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या हो, वायु हो अथवा निर्वात हो। दूसरी स्थिति क्या मान लें कि जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। दूसरी परिस्थिति हम क्या मान ले रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच में हमने क्या मान लिया, तो कोई परावैद्युत माध्यम हमने मान लिया। ऐसा ही पद्धति में बिल्कुल इसी तरीके से क्या, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, और दूसरी परिस्थिति क्या हो कि जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो। ठीक है, तो जब सीजीएस पद्धति में और जब दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा, वायु या निर्वात होगा, उस परिस्थिति में ये जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो सूत्र का रूप कैसे हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और जैसा कि हम देख रहे हैं फोर्स है, फोर्स की यूनिट हमें लिखनी है, किस पद्धति में हम लोग लिख रहे हैं, सीजीएस पद्धति में लिख रहे हैं। तो फोर्स की यूनिट बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में आप बताइए क्या लिखेंगे, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। समझ में आ गया। वैसे ही जब हम इसी फार्मूले को किस परिस्थिति में लिखना चाहें, मान लीजिए दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कौन हो, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है कितने लिखेंगे, 1 अपॉन कैपिटल के। ध्यान रखें यहाँ का जो के है वो स्मॉल के है और ये जो के है वो कैपिटल के हम लोग यूज कर रहे हैं। उस परिस्थिति में यही सूत्र का रूप कैसे हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं सीजीएस पद्धति में है और जो कूलाम के नियम के लिए है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम एसआई पद्धति में भी कुछ चर्चा करेंगे। एसआई पद्धति में भी हमारे पास दो परिस्थितियां होगी। जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या होगा, वायु या निर्वात होगा, एक परिस्थिति। जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या होगा, कोई परावैद्युत माध्यम होगा। तो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वायु या निर्वात होगा तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसकी यूनिट अभी हम आपसे पूछते हैं क्या होगी इसकी यूनिट, बताइए। एप्सिलॉन 0 की यूनिट क्या होगी, अभी निकाल के बताएंगे आपको, आपसे ही पूछेंगे। तो सबसे पहले सूत्र का रूप क्या होगा, F इज इक्वल टू K के बदले क्या लिखेंगे, K के बदले हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और चूंकि ऐसा ही पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, न्यूटन, एंड फॉर न्यूटन। समझ में आया। यहां पर ये जो एप्सिलॉन 0 आप देख रहे हैं, इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग कहते हैं वायु या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक। समझ में आ गया सब लोगों को। एप्सिलॉन 0 क्या है, ये है वायु या निर्वात की आपेक्षिकशीलता। मैं सीधे सीधे छोटा शब्द लिख देता हूं, वायु या निर्वात के लिए का परावैद्युतांक कितना होगा, एप्सिलॉन 0। ठीक है, वायु या निर्वात की आपेक्षिक का हो या निरपेक्ष का हो, बात तय की है। ठीक है, क्योंकि हम बात किसके लिए कर रहे हैं, वायु के लिए कर रहे हैं।
तो एप्सिलॉन जीरो को हम क्या कहेंगे, वायु या निर्वात की निरपेक्ष, अपेक्षित भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम बात चर्चा ही किसके लिए चल रही है, वायु या निर्वात के लिए ही चल रही है। तो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युत शीलता, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 to the power -12, और इसकी यूनिट बताइए। इसकी यूनिट बिल्कुल आप लोगों के पास है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो को आप कहां ले आओ, ऊपर ले आओ, एफ को नीचे ले आओ। अब यूनिट बना सकते हैं, Q1 की यूनिट कूलॉम, Q2 की यूनिट कूलॉम, तो यूनिट क्या बनेगी, कूलॉम का स्क्वायर अपॉन मींस प्रति, F फॉर न्यूटन, R फॉर मीटर, तो क्या बनेगा, कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इस तरह से आप चाहो तो इसे याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको याद रखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वह होती है 9 इंटू 10 to the power 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, फिर से एक बार, आर स्क्वायर को ऊपर ले आइए, Q1 Q2 को नीचे ले आइए, मात्रक क्या बनेगा, F फॉर न्यूटन, R फॉर मीटर का स्क्वायर, और Q1 Q2 कहां जाएंगे, नीचे, तो मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इसी तरह से हम जब दोनों आवेशों के बीच में कोई पराविद्युत माध्यम उपस्थित होने पर भी हम इस फार्मूले का रूप जो है लिख सकते हैं। बताइए क्या होगा, है ना। एक थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए या और भी फिजिक्स में बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, उस समय आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस पद्धति के फार्मूले को एसआई पद्धति के फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे उस फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लगा देना है। ये मैंने आपके लिए एक अलग से याद रखने के हिसाब से मैंने आप लोगों से कहा। सबको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी सीजीएस पद्धति का फार्मूला है, पराविद्युत माध्यम में मुझे लिखना है, तो इस फार्मूले का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का हो जाएगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू, मेरे पास 1/1 कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो पहले से ही है, मुझे और क्या लिखना होगा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मुझे और लिखना होगा। तो जो सूत्र का रूप है वो कैसे हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का रूप का होगा। और इसके सामने भी जैसा कि हम लोग एसआई पद्धति में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। यहाँ पर किस रूप में है, ये डाइन है, समझ में आ गया, ओके। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो K के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओनली एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और बाकी चीजें बिल्कुल उसी तरह से क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन हमने किसके लिए लिखा, थोड़ा आगे की तरफ कदम बढ़ाएं, एप्सिलॉन हमने किसके लिए लिखा, एप्सिलॉन हमने एप्सिलॉन जीरो K के लिए लिखा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एक फार्मूला उभर कर आपके सामने आ रहा है। K को हम लोग क्या कहते हैं, K क्या है, ये है, सोचो K क्या है, क्या कहलाएगा K, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन। एप्सिलॉन जीरो कौन था, आपके सामने है, ये है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युत शीलता। एप्सिलॉन क्या कहलाएगा, यहां ये जो 4 पाई के साथ है, 4 पाई के साथ कौन है, एप्सिलॉन जीरो है, तो 4 पाई के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कौन सी भौतिक राशि कहलाएगी, उसका नाम होगा निरपेक्ष विद्युत शीलता। यदि वायु का है तो वायु का, माध्यम का है तो माध्यम का। यहां पर 4 पाई के साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो एप्सिलॉन जीरो क्या कहलाएगा,
वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। यहाँ पर 4 पाई के साथ में कौन सी क्वांटिटी है? वो है एप्सिलॉन। उस एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहेंगे? माध्यम की, बोलो, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। बताइए एप्सिलॉन कौन हुआ? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। चलिए इस बात को हम लोग शब्दों में लिखें। एप्सिलॉन कौन है? ये है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, राइट। एप्सिलॉन 0 कौन है? ये है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो निरपेक्ष बटे निरपेक्ष इज इक्वल टू सापेक्ष। वो किसकी सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाएगी या किसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगी? वो कहलाएगी उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एक फार्मूला हमारे सामने आया, क्या मिला? बोलो, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे उसमें आपको भाग दे देना है। क्या, किस चीज का भाग देना है? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का हमें क्या करना है? भाग दे देना है। मैथमेटिकली इस बात को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखते हैं, कई लोग एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, कई लोग ए के रूप में भी हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। वायु या निर्वात माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता को हम लोग किस रूप में दर्शाते हैं? या तो एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं या के से दर्शाते हैं। और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन बटे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन 0। तो फाइनली हमने क्या देखा? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे माध्यम की वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा माध्यम का परावैद्युतांक होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वह कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब अपनी किताब में देखेंगे कि एक चार्ट मिलेगा आप लोगों को और भिन्न भिन्न भौतिक राशियों का, भिन्न भिन्न पदार्थों का जो अपने परावैद्युतांक है उसका एक चार्ट बना हुआ आप लोगों को मिलेगा, आप अवलोकन कर सकते हैं। कुछ जो जरूरी बातें हैं वो आपको याद रखना होगा, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा आवेश का एक मात्रक चुना, बताया हमने कौन सा मात्रक हमने देखा? आवेश का मात्रक कूलाम। ये जो कूलाम है ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और किस पद्धति का मात्रक है ये मात्रक है एसआई पद्धति का। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं स्थायिक कूलाम। तो इनके बीच का रिलेशन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक कूलाम और एक स्थायिक कूलाम, इसमें क्या संबंध है आप चाहे तो नोट कर सकते हो। एक कूलाम बराबर, कहीं कोने में लिखते हैं हम लोग, एक कूलाम बराबर, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। एक कूलाम इज इक्वल टू, ये होते हैं 3 इंटू 10⁹ स्थायिक कूलाम। इसके अलावा एक मात्रक और भी है जिसे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और उसे हम लोग कभी कभी किस नाम से पुकारते हैं? उसे हम लोग कभी कभी एब कूलाम भी कहा देते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह से है, एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम, 1/10 एब कूलाम। आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ हम छोटे मात्रकों का यूज करते हैं। वो कौन कौन से छोटे मात्रक हैं? जैसे हम लोग कह देते हैं मिली कूलाम। समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो कूलाम 10⁻⁻⁶। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें।
ठीक है, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए यदि हम आपसे कहें कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु ऑब्जेक्टिव आता है और अक्सर आता है कि धातु का परावैद्युतांक डैश डैश होता है, खाली स्थान होता है, भर। तो फाइनली याद रख लीजिए धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, धातु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वह कितनी होती है, अनंत होती है। मुझे आप बता सकते हैं कि धातु की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वह अनंत क्यों होता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, यहां पर आप देख रहे हैं दो बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेशों के बीच में पहले कौन था, वायवीय निर्वात था, फिर कौन था, कोई माध्यम था। उस माध्यम के रूप में यदि मैंने क्या यूज कर लिया, धातु यूज कर लिया, धातु का उपयोग मैंने किया, पूरी तरह से मैंने क्या भर दिया, इनके बीच में धातु को भर दिया। अब क्या होगा, दोनों बिंदु आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। दोनों बिंदु आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। क्या ये आवेश अब बिंदु आवेश रहे क्या? ये दोनों आवेश बिंदु आवेश नहीं रहे। अब वहां पर उन बिंदु आवेश दोनों मिलकर के एक नया आवेश का निर्माण कर लेंगे। समझ में आया? इनके बीच में कोई फोर्स काम करेगा क्या? इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इट मीन्स कितना फोर्स काम करेगा? इट मीन्स कितना फोर्स काम करेगा? जीरो फोर्स काम करेगा। तो परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये भी फोर्स का फार्मूला है, लेकिन किस परिस्थिति में है, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कौन है, माध्यम है। मान लो मैं इसी बात को किस रूप में लिख दूं, Fm लिख दूं, M फॉर मीडियम। यहां पर मैं क्या लिख दूं, ये बात हम किसके लिए लिख दें, ये बात हम किसके लिए लिख दें, निर्वात के लिए, वायु के लिए है, हम इसे क्या लिख दें, Fa लिख दें। अब मैं Fa में भाग दे दूं किसका, Fm का, तो क्या मिलेगा, है ना? ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और एक चीज बची रहेगी। वो कौन सी चीज बची रहेगी, आप देख सकते हैं। Fa में हम भाग दे दें किसका, Fm का हमने भाग दे दिया था, तो क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। और K मीन्स आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा माध्यम का परावैद्युतांक। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास माध्यम हमने क्या लिया है, माध्यम हमने धातु को लिया है। धातु माध्यम लेने से ये जो Fm है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब Fm की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं K की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, इनफाइनाइट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। सबको समझ में आया? साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, एक बात हम आपसे फिर कह रहे हैं कि यदि हम दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बताइए। यदि दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच में हमने क्या रख दिया, किसी परावैद्युत माध्यम को रख दिया, तो बल का मान बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा, है ना? तो ये फार्मूला आपको बता रहा है, किसी परावैद्युत माध्यम को रख देंगे तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, K की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में? तो किसी ये सब याद रखने की चीजें हैं। ऑब्जेक्टिवली खालिस्तान आता है, ऑप्शन आते हैं, आप लोगों को जोड़ी बनाव आता है, सत्य असत्य लिखने के लिए आता है। तो आपको हर दृष्टिकोण से आपको तैयार रखना। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि इस यूनिट में से इस साल का जो पेपर है मैंने देखा जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित था, इस पेपर में एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आए थे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। मीन्स टोटल जो नंबर आए थे, टोटल नंबर का जो क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स के आए थे क्वेश्चन, हमारे पास 7 मार्क्स का इस अध्याय से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कूलाम के नियम के लागू होने की कौन कौन सी सीमाएं हैं, कूलाम का नियम कब कब लागू होगा, इन पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो बता सकते हैं, ढूंढ कर बताइए। चलो, कूलाम का नियम कब लागू होगा? सबसे पहले तो हमने जब कभी भी कूलाम का नियम हमने कहा तो सबसे पहले क्या बोला,
कूलाम का नियम हमेशा बिंदु आवेशों के लिए ही क्या होगा, लागू होगा। कूलाम का नियम सदैव किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। जब कभी भी हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों बिंदु आवेश कितनी दूरी पर रहेंगे, जितनी भी दूरी पर रहेंगे, लेकिन किस रूप में रहेंगे, पॉइंट चार्ज के रूप में रहेंगे, बिंदु आवेश के रूप में रहेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कूलाम के नियम के लागू होने के लिए, वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कूलाम जो आवेश हम ले रहे हैं वो आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कूलाम के नियम लागू होने के लिए जो दूसरी शर्त है वो क्या होनी चाहिए, ये जो कूलाम का नियम हमेशा स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, जो और भी जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि अभी हमने यहां पर दो बिंदु आवेश लिए थे, वो कुछ दूरी पर होने चाहिए। ये जो दूरी है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स ये जो न्यूक्लियस का जो आकार होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियस का आकार कितना होता है, न्यूक्लियस का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो बिंदु आवेश है इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूक्लियस डिस्टेंस यानी कि 10⁻⁻15 डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक ही होना चाहिए। अब उससे अधिक आप कितना भी ले सकते हैं, ये बात सबको समझ में आ गई। और जो सबसे जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, शायद बात मैंने आप लोगों को कभी बताया भी है ना, कूलाम बल की जो परास है वो कितनी होती है, परमाणुविक दूरी से अनंत तक हो सकती है। परमाणुविक दूरी से अनंत तक हो सकती है मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, अभी हमने देखा 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए, इट मींस अधिक ही होना चाहिए। अधिक होना चाहिए मतलब कितनी होना चाहिए, अब परमाणुविक दूरी कितनी होती है, 10⁻⁻10 होती है, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कूलाम के नियम के लागू होने के लिए जो चार मूल बातें मैंने आप लोगों को बताई, कौन कौन सी, सबसे पहले तो वो बिंदु आवेश होना चाहिए, दूसरा दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए, और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी बात है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक दूरी से अधिक, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक। अब हम देखते हैं कूलाम बल और गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। गुरुत्वीय बल के बारे में 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम बल के बारे में जान रहे हैं। तो सोचिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं, कूलाम बल और गुरुत्वीय बल में कौन कौन सी समानताएं हैं। चलिए इस पर चर्चा करें। तो सबसे पहली समानता क्या है, 11th क्लास में आपने देखा था, अभी आपने देखा कूलाम के स्थिर वैद्युत के संबंध में कौन सा नियम देखा आपने, कूलाम का नियम देखा। और कूलाम के नियम में अभी आपने क्या देखा कि कूलाम का जो नियम है, इस नियम को कौन सा नियम कह सकते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं X प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है कैसा नियम हुआ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम हुआ। 11th क्लास में हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण का बल किसने दिया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने पढ़ा है। तो वह भी नियम कैसा है, वह भी एक व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही है। तो ये एक पहली समानता हुई। दूसरी समानता के अंतर्गत अभी हमने देखा था दोनों बल कहाँ काम करते हैं, निर्वात में भी लगते हैं, यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण समानता हुई। दोनों बल कैसे बल हैं, संरक्षी बल है। दोनों बल कैसे फोर्स हुए, दोनों बल कैसे बल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। दोनों बल कैसे बल हैं, संरक्षी बल है। 11th क्लास में आपने देखा था संरक्षी बल की परिभाषा के संबंध में, जब कभी वक्त मिलेगा तो जरूर संरक्षी बल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ ही साथ दोनों बल मीन्स स्थिर वैद्युत बल भी, और दूसरा बल कौन, गुरुत्वीय बल। दोनों बल कैसे बल हैं, केंद्रीय बल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि दोनों कूलाम बल और गुरुत्वीय बल में क्या समानता है, दोनों जो है
दोनों जो है क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने क्या देखा, दोनों बल हमने देखा कि दोनों बल कहां लग रहे हैं, निर्वात में लगते हैं। कूलाम बल भी निर्वात में लग सकता है, गुरुत्वीय बल भी निर्वात में लग सकता है। तीसरा कि दोनों बल कैसे बल हैं, संरक्षी बल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। और चौथी बात हमने देखा कि दोनों बल कैसे हैं, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब समझ रहे हैं, केंद्रीय का मतलब क्या है, जब कभी भी हम लोग बिंदु आवेशों के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग नोट करते हैं, मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस कहां से लेते हैं। मान लीजिए हम बिंदु आवेश को किस रूप में लें, एक गोला के रूप में लें। दोनों बिंदु आवेश को किस रूप में लें, एक गोला के रूप में लें। तो यहाँ पर डिस्टेंस कहां से नापेंगे, यहाँ पर जब हम लोग डिस्टेंस नापेंगे तो दोनों गोलों के केंद्रों से नापेंगे, क्योंकि किसी भी गोले को दिया गया आवेश उसको हम कहां पर केंद्रित मानते हैं, उस गोले के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। और इसीलिए भी हम लोग इस आवेश को कैसा आवेश माना, केंद्रीय आवेश। और जो फोर्स होगा उस फोर्स को भी हम कौन सा फोर्स कहेंगे, केंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा असमानताओं की चर्चा करें। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में कौन कौन सी असमानताएं हो सकती है, तो कौन कौन सी असमानताएं होगी बताइए। चलिए, असमानताएं कौन कौन सी ऐसी असमानताएं हो सकती हैं, सोचिए। सबसे पहली असमानता क्या है, आपने देखा होगा 11th क्लास में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, नाम ही है उसका गुरुत्वाकर्षण, है ना। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोई भी पिंड हमेशा ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड हमेशा क्या करता है, गुरुत्वीय रूप से क्या कर सकता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षण की प्रकृति का होगा। जबकि विद्युतीय बल अभी हमने देखा था, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी, कभी आकर्षण की होगी तो कभी प्रतिकर्षण की होगी। ये उसकी क्या निकली हमारे पास, हमने क्या देखा, एक बेसिक असमानता के रूप में हमने इस बात को देखा। दूसरी जो असमानता होती है, यहां पर अभी आप लोगों ने बोर्ड पर आपने पूरी कार्रवाई की है, आप देख सक रहे हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस बात पर निर्भर करता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में वायु है कि निर्वात है, बोलिए इस बात पर निर्भर किया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की कैलकुलेशन करते समय कभी आपने देखा था, कभी आपने सोचा था कि दोनों पिंडों के बीच में कोई माध्यम है या नहीं है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जबकि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये दूसरी बेसिक असमानता हमने देखा। और एक कैलकुलेशन आप घर में जाकर के करना। कैलकुलेशन किस तरह का है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है जिसको कि आप लोग इसको मिटा दें। मान लीजिए हम लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश के रूप में और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, दूसरा बिंदु आवेश। अब इसके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बार स्थिर वैद्युत बल का कैलकुलेशन करना, ये घर जाकर आप काम करना, आपका होमवर्क है। और दूसरा जो है उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी कैलकुलेशन करना। स्थिर वैद्युत बल के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। और 11th क्लास में जैसे कि हमने देखा Fg की वैल्यू क्या, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r का स्क्वायर। यहां पर आप घर जाकर कैलकुलेशन करना। Q1 मींस कौन, पहले आवेश का, पहला आवेश कौन, इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कितना होता है सबको मालूम है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी रखोगे, कितनी पुट अप करोगे, वो भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। डिस्टेंस तो दोनों ही स्थितियों में कितना रहेगा, r को कांस्टेंट मान लेना, जब आप भाग देंगे तो कट जाएगा, राइट। अच्छा, जब आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11
m1 की वैल्यू, m1 मींस पहला पिंड कौन? इलेक्ट्रॉन। उसका द्रव्यमान लेंगे, कितना लेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31। कहीं नोट कर लीजिए। एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है। तो m1 की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे? m1 की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। वैसे ही m2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? r तो कांस्टेंट है। और उसके बाद आप क्या करना? Fe में आप भाग देना इसका Fg का। मैं एक रफ कैलकुलेशन के आधार पे आपको बताना चाहता हूं, ये जो वैल्यू आप लोगों को मिलेगी ये लगभग कितनी मिलेगी? 10 to the power 42 के ऑर्डर का आप लोगों को मिलेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा है? 10 to the power 42 गुना ज्यादा है। सबको समझ में आया? कि ये जो सबसे बड़ी बेसिक असमानता है वो हमने देखा। तो कौन कौन सी असमानता देखी आप लोगों ने? स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होगी? सदैव आकर्षण की होगी, जबकि स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण भी हो सकती है, प्रतिकर्षण भी हो सकती है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है क्या? नहीं, जबकि स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर हमेशा निर्भर करेगा। और तीसरा जो अभी हमने देखा कि स्थिर वैद्युत बल का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा गुना होता है? 10 to the power 42। कभी 42 मिलेगा तो कभी 40 मिलेगा। अब आपने पार्टिकल कौन सा लिया इस पर भी निर्भर करेगा, है ना? तो अप्रॉक्सीमेटली अपन लोग क्या मानते हैं? 10 to the power 42 मान लेते हैं। किसी पुस्तक में आप देखेंगे तो 10 to the power 39 देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना? तो 10 to the power 39 भी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि स्थिर वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है, राइट?